हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th का रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन। इसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, क्या फायदे हो सकते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो जाएगा, कोई भी पर्सन रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो सोशल हेल्थ हो, सारे ही एस्पेक्ट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन जब वेलबींग हो, कंप्लीट वेलबींग हो, किसी भी पर्सन की बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहते हैं, यानी कंप्लीट वेलबींग ऑफ वेलबींग ऑफ अ पर्सन जैसे कि आपका हो जाएगा फिजिकल, के अलावा इमोशनल एंड लास्ट सोशल, सोशल एस्पेक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी आपके एस्पेक्ट्स है, जैसे कि आपका हो जाएगा फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इसमें कोई भी पर्सन जब वेलबींग शो कर रहा हो, कंप्लीट वेलबींग शो कर रहा हो, उसे हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगी, है ना। सिग्निफिकेंस क्या होती है जब एक सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होती है। तो देखिए, अगर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है सोसाइटी, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी एसटीडीज होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ये आपकी प्रिवेंट हो जाएंगी। एसटीडीज जो होती है वो प्रिवेंट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम सेकंड देखें तो इससे हो रहे डेथ भी जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके मिनिमाइज हो जाएंगे, है ना। उसकी वजह से हो रही जो डेथ है वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होगा वो कंट्रोल किया जा सकता है। जो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ आने वाली जनरेशन जो है, कि जो पेरेंट्स किस हेल्थ कंडीशन में होते हैं, उनके उन्हीं से तो जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है। तो आने वाली पीढ़ी भी वो क्या करती है, एक्वायर करती है कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जनरेशन है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या आएगी, हेल्दी ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, कंप्लीट वेलबींग ऑफ अ पर्सन लाइक फिजिकल, इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है, रिप्रोडक्टिवली कोई भी सोसाइटी हेल्दी है, तो वहां पे एसटीडीज प्रिवेंट होंगे, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होती हैं वो आपकी प्रिवेंट होंगी। डेथ का जो चांसेस होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंट्रोल किया जा सकेगा, और साथ ही साथ जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन रजनीज आ रही हैं वो आपकी क्या होंगी, हेल्दी ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे। ठीक है, ये आपकी आंसर हो गई। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सजेस्ट द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू बी गिवन सोशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पे हम किस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो लोगों को इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम
एजुकेट कर सकते हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चाइल्ड केयर कैसे करी जाए, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं और इनके जो प्रिवेंशंस हैं के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं लोगों को, इसके बारे में भी हम जागरूकता फैला सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एडोलिसेंस के दौरान एडोलिसेंस के दौरान जो भी सेफ प्रैक्टिसेस होते हैं, जो भी पर्सनल हाइजीन होती है, उसे कैसे मेंटेन किया जाए, हम इस बारे में भी जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, यानी कि सेफ प्रैक्टिसेस एंड जो पर्सनल हाइजीन हो के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, इस एज ग्रुप के बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे अगर देखा जाए तो ये तो आपकी बातें हो गई, है ना। पहले मैंने क्या बताया, हम लोगों को इन एस्पेक्ट्स के बारे में एजुकेट कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर चाइल्ड केयर के बारे में। दूसरा, एसटीडीज जो है उन वो कैसे कॉज हो रहे हैं, किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी एडोलेसेंस या उस दौरान के उस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो एडोलेसेंस से गुजर रहे हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिसेस है, जो पर्सनल हाइजीन है, इसके बारे में भी हम उन्हें बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फैमिली प्लानिंग है, तो फैमिली प्लानिंग है के बारे में हम एजुकेट कर सकते हैं, ताकि जो फैमिली प्लानिंग हो वो अच्छी हो, अपकमिंग जनरेशन अच्छे हो, है ना। इसके अलावा पोस्ट नेटल केयर, तो प्रेग्नेंट लेडीज है, मैटरनल केयर कैसे हो वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो सेक्स एजुकेशन है, तो अगर स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया जाए तो उससे क्या होगा, उससे अगर हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे तो मिथ से और मिसकॉन्सेप्शन से क्या होंगे, बचे रहेंगे। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हाँ भाई, जो अटेंशन है देना चाहिए इन सिनेरियोज पे। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आप आंसर्स लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सेक्स एजुकेशन स्कूल में जरूरी है, और अगर है तो क्यों है, यानी कि इस सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स, बाय रीजन क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए, जब स्कूल्स की बात करते हैं, स्कूल लेवल में वो बच्चे जो 12 या 12 साल से ज्यादा के हैं, है ना, यानी कि जिनकी एज ग्रुप 12 या उससे ज्यादा हो, उन बच्चों या उन बच्चों के ग्रुप को क्या करना चाहिए, हमें एजुकेट करना चाहिए, हमें बताना चाहिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, किस तरीके से उनका प्रोसेस होता है, प्रैक्टिस, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम सेक्स रिलेटेड इश्यूज की बात करें, जैसे कि एडोलिसेंस के दौरान क्या चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, क्या फिनोमिनन पूरी बता दो आप। ठीक है,
इसके अलावा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? अनवांटेड प्रेगनेंसी के कारण और कैसे बचा जाए ये बता सकते हैं। अनसेफ अबॉर्शन, कैंसर, एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में भी हमें एजुकेट करना चाहिए, ताकि अगर वो पहले से इन टॉपिक्स के बारे में जानते होंगे तो अगर कभी कुछ दिक्कत होगी या जो भी प्रिवेंटिव मेथड्स है वो अपनाएंगे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ कंसर्न है, प्रॉब्लम है, तो वो आपसे क्या कर सकता है, टीचर से या पेरेंट्स से जो भी इश्यूज है उसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं, है ना? इसके अलावा जो प्यूबर्टी के दौरान बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं उसके बारे में हमें पहले से उन्हें बताना चाहिए, अवेयर अवेयर करना चाहिए। साथ ही साथ हेल्दी हैबिट्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना चाहिए, लाइक पर्सनल हाइजीन और क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन की जाए, इसके बारे में भी हमें एजुकेट करना चाहिए। साथ ही साथ ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताया, इससे क्या होगा, they will be able to overcome hesitation and gain confidence to discuss any query related to reproductive topics with their teachers and parents. यानी कि बच्चे जो होंगे वो कॉन्फिडेंट होंगे, हेजिटेट नहीं होंगे, अपने टीचर से, अपने माता पिता से यानी पेरेंट्स से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कोई भी क्वेरी हो उनकी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली क्या होगी, हेल्दी होती है। और ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। ये आपके क्या हो जाएंगे, रीजंस हो जाएंगे। तो पहले आपसे पूछा है कि क्या जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है, दीज आर द रीजंस। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला यानी फोर्थ क्वेश्चन है, हैज रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 50 इयर्स इन इंडिया? क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ पिछले 50 सालों में इंडिया में कुछ इम्प्रूव हुआ है? इफ यस, अगर हाँ तो मेंशन सम ऑफ सच एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर अगर यहाँ पे आंसर आपका हाँ है तो आपको क्या करना है, उन इम्प्रूवमेंट वाले एरियाज को यहाँ पर मेंशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 50 साल पहले की बात करी जाए तो इंडिया में ये कंडीशन थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या तो ज्यादा चांसेस होते थे कि मैटरनल डेथ हो जाए या फिर इन्फेंट की डेथ हो जाए, जो भ्रूण है उसकी डेथ हो जाया करती थी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर या फैसिलिटीज। बट नाउ वी आर इन सच कंडीशन कि जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस हो गई है इन लास्ट 50 इयर्स। साथ ही साथ पहले अगर इनफर्टाइल कपल्स होते थे तो वो क्या कर सकते थे, बच्चे उनके नहीं किसी भी तरीके से नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन अब हमारे पास कई सारी टेक्निक्स हैं, कई सारे तरीके हैं। आप आर्ट्स में ARTS में पढ़े होंगे, अगर वीडियो देखा हो वहां पे आपने पढ़ा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कई सारे हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे रिप्रोड्यूस हो सकते हैं इनफर्टाइल कपल्स के भी। साथ ही साथ कई सारी ऐसी डिजीजेस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन हम कर सकते हैं, और अगर सही समय पे बीमारी का पता चलता है तो क्योर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो क्योर भी किया जा सकता है। इसके अलावा वैरायटी ऑफ मेथड्स की अवेलेबिलिटी है हमारे पास फैमिली प्लानिंग की। ठीक है, साथ ही साथ मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जिससे कि हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेक्स एजुकेशन स्कूलों में इंट्रोड्यूस करना, साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो है उसकी वजह से चाइल्ड हेल्थ क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है। साथ ही साथ पीपल्स या लोगों की अगर हम बात करें तो दे आर अवेयर अबाउट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो क्या है, उनके लोग उनके प्रति जागरूक हैं। और ये सारी क्या है, दीज आर दी सम ऑफ सच एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो पहला क्या हमारा क्वेश्चन था कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, हाँ जी बिल्कुल हुआ है। ठीक है, हमारा बड़ा सा यस है। ठीक है, काफी हमने सुधार किया है। इसके अलावा रीजन कौन कौन से आपके एरियाज हो जाएंगे इम्प्रूवमेंट वाले,
तो आप ये मेंशन कर दोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर दी सजेस्टेड रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? कौन से ऐसे सजेस्टेड रीजंस आप दे सकते हो जिसको कि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बता सकते हैं? तो देखो, इसके तो आपके कुछ रीजंस ही होंगे, जैसे कि सबसे पहले जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हुई है, यानी कि इंक्रीज्ड बर्थ रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। साथ ही साथ अब अगर बर्थ रेट इंक्रीज हुई है, इट मींस कि डेथ रेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, आपका डेथ रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। क्या रीजन है जिसकी वजह से बर्थ रेट इंक्रीज हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई, डेथ रेट जो है वो आपका डिक्रीज हुआ? तो ये दोनों ही फैक्टर्स के रीजन क्या है, क्योंकि नाउ वी हैव मोर स्पेशलाइज्ड, हम कह सकते हैं कि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, तो इस वजह से बेटर हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से तो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हुआ है, डेथ रेट डिक्रीज हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और ये आपके सजेस्टेड रीजंस हो जाएंगे फॉर पॉपुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जस्टिफाइड, गिव रीजंस। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज जस्टिफाइड है, क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, क्या रीजन हो जाएगा? सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने से अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कहीं ना कहीं अ, हमने वीडियोस में पढ़ रखा है, आप अगर मेरे लेक्चर देखो वहां आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, कहीं ना कहीं भले छोटा सा ही लेकिन बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी डिजीजेस फैलती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, इन्फेक्शंस होती हैं, उसको भी क्या करा जा सकता है, इसके द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला क्या हो जाएगा, इट कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा क्या हो जाएगा, साथ ही साथ पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के साथ साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट कर सकता है, कैन प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। साथ ही साथ जो एसटीडीज है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है बाय यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, प्रिवेंट दी। एंड दीज आर द फॉलोइंग रीजंस जिसकी मदद से क्या हो सकता है, जिसकी मदद से जो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज है वो क्या है आपका, जस्टिफाइड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, रिमूवल ऑफ गोनेड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, व्हाई? रिमूवल ऑफ गोनेड का मतलब क्या है कि हम या तो ट्यूबेक्टोमी कर दे या फिर आपका क्या हो जाए, वेसेक्टोमी हो जाए। तो जब हम गोनेड्स को ही रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर इसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस नहीं कह सकते हैं। क्या रीजन है इसके, रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, यानी कि सच मेथड विच कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी टेम्पोरेरी। ठीक है, यानी कि these are the methods जिसके थ्रू क्या हो, जो प्रेगनेंसी है उसे टेम्पोरेरीली
प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन क्या जो रिमूवल ऑफ गोनैड है वो टेम्पोरेरी मेथड है, रिवर्सिबल है ये? नहीं। तो एक बार आप फेलोपियन ट्यूब को कट करके और उसे टाइड अप कर देते हो ना, वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता, या सेम कंडीशन आपके वैसेक्टोमी में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों ही प्रोसीजर्स जो है इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, परमानेंट मेथड्स होते हैं। क्या हो जाएगा, ये परमानेंट मेथड होता है। ठीक है, परमानेंट मेथड होता है। ठीक है, अब ये जब परमानेंट मेथड है तो ये तो जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग होगी उसको ही आपका अफेक्ट कर देगा, उसको ही डिस्टर्ब कर देगा, है ना। यानी नॉर्मली जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए थे, है ना, जो फंक्शंस होने चाहिए थे, अब तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्या है, परमानेंट मेथड है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से इसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस में ही कंसीडर कर सकते, है ना। तो प्रेगनेंसी को टेम्पोरेरीली प्रिवेंट करना इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बट यहाँ पे परमानेंट मेथड हो जाता है ये, और इसलिए इसको कंसिडर नहीं करते एज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री। इसके अलावा इज दिस बैन नेसेसरी? कमेंट। आपको बताना है कि जो एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस होती है, सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस होती क्या है, हमने पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, आपने देखा होगा जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के सराउंडिंग में एक लिक्विडी सब्सटेंस प्रेजेंट होती है, जिससे क्या कहा जाएगा, जिसे कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड। अगर ये आपका क्या हो जाएगा, ओवरी जो एम्ब्रियो है वो है, तो इसके किनारे किनारे क्या प्रेजेंट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसमें कि जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करके उसको निकालेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है ना। से हमें क्या पता, हम क्या पता लगा सकते थे, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है, इसकी मदद से हम क्या करते थे, एमनियोसेंटेसिस, यानी कि पता लगाते थे कि क्या कोई बच्चे को, तो एम्ब्रियो है, इसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन इसका गलत उपयोग करने लग गए लोग। ठीक है, इसका क्या होने लग गया, गलत यूज होने लग गया, है ना, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कि जो ब्रूड है, जो एम्ब्रियो है, वो मेल है या फीमेल है, इसका पता लगाने की वजह से हमारे कंट्री में इसको बैन कर दिया गया। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कई सारे आपके हो सकते हैं, मेंडेलियन भी हो सकते हैं, नॉन मेंडेलियन यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, है ना, डाउन सिंड्रोम, या फिर हीमोफीलिया, और भी बहुत सारे आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, बहुत सारे डिजीजेज हैं। तो इनको पता लगाने के लिए क्या किया गया था, ये तरीका निकाला गया था, लेकिन इसको हम गलत तरीके से यूज करने लग गए, और इस वजह से क्या हुआ, हमारे कंट्री में इसको बैन कर दिया गया। अब हुआ क्या था कि अगर जो एम्ब्रियो है अगर मेल है तब तो भैया ठीक है, लेकिन अगर फीमेल अगर निकले तो हम क्या करते थे, फर्टिसाइड, फीमेल फर्टिसाइड कर देते थे, कन्या भ्रूण हत्या कर देते थे, है ना। और इस वजह से क्या हो सकती थी, जो सोसाइटी है उसमें इनइक्वालिटी आ सकती थी ना, मेल और फीमेल के बर्थ रेट में, एक तरीके से हम कह सकते हैं अनबैलेंस हो सकता था। तो इसको क्योर करने के लिए, सही करने के लिए, और इस चीज से बचने के लिए, और फीमेल फर्टिसाइड बचाने के लिए क्या करने लग गया, इसको बैन कर दिया गया था। और इस वजह से ये जो एमनियोसेंटेसिस बैन हुआ है हमारे कंट्री में, बिल्कुल सही है, नहीं तो फीमेल फर्टिसाइड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आपसे पूछा जा रहा है कि सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स हैव चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि आप कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम इनफर्टाइल
कपल्स भी क्या कर सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, क्या तरीका है, तो ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे कि क्या किया जा सकता है, इनफर्टाइल कपल्स जो हैं उन्हें भी बच्चे हो सकते हैं। कई सारे अलग-अलग मेथड्स हैं, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये मेथड्स ऑप्ट किए जाते हैं। जैसे पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें गैमीट्स को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज कराया जाएगा, है ना? लैब में फर्टिलाइज करा देंगे और वहां पे जो हम बॉडीली इन्वायरमेंट होता है वो क्रिएट कर देते हैं ताकि ये फंक्शन हो सके। गैमेट्स को फर्टिलाइज कराने के बाद अब हम उन्हें ट्रांसफर करेंगे। अब गैमेट फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हुई और इस जाइगोट में अगर 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, तब तो हम उसे क्या बोलेंगे, मेथड को ज़िफ्ट बोलेंगे, यानी कि ZIFT, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि embryo with 8 blastomeres are transferred into the fallopian tube of the female, और इसे हम बोलते हैं मेथड को ZIFT, ज़िफ्ट, ठीक है? या फिर अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर्स हैं, तो आप जानते हो कि ब्लास्टोमियर क्या हो रहा है, क्लीवेज होकर के सेल्स डिवाइड हो रही है ना, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और इस तरीके से क्या होता है, वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नीचे की ओर जाती हैं, कहाँ पे, एम्ब्रियो जो है मूव करेगी, ट्रेवल करेगी डाउन टुवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है, ताकि वहां पे वो इम्बेड हो सके। अब यहाँ पर जब मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स होंगे तो हम क्या करेंगे, यूटरस में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि इसे हम बोलते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। दूसरा तरीका होता है हमारा कि कुछ ऐसी फीमेल्स होती है जिसमें गैमेट की फॉर्मेशन की कुछ दिक्कत हो सकती है, ओवरऑल वो फर्टिलाइजेशन करा सकती हैं और साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्रोसेस होती है वो भी कर सकती हैं। तो ऐसे फीमेल्स में अगर ये दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, हम गैमेट्स को वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पे कि फर्टिलाइजेशन हो सके, यानी कि गिफ्ट, GIFT, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, फेलोपियन ट्यूब में गैमेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिससे कि वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, बाकी आगे की प्रोसेस नेचुरली होगी, ठीक है? चलिए, तीसरा मेथड हो सकता है ICSI, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, इसकी अगर बात करी जाए तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो ओवम होगा, तो ये ओवम है, डायरेक्टली इस ओवम के साइटोप्लाज्मा में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, ठीक है? इंजेक्शन की मदद से क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली जो स्पर्म है उसको हम साइटोप्लाज्मा में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, और इसको बोला जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद आप या फिर गिफ्ट, यानी कि इस मेथड से आप ट्रांसफर कर सकते हो, जाइगोट को आप फेलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर कर सकते हो, कब, जब 8 ब्लास्टोमियर्स हो एंजाइम में, एम्ब्रियो में, या फिर आप IUT भी कर सकते हो, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, अगर जो एम्ब्रियोज है उसमें ब्लास्टोमियर मोर देन 8 है तो, ठीक है? ये हो गया। लास्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, जो भी स्पर्म है, चाहे वो हस्बैंड से लिया गया हो या फिर हेल्दी डोनर से लिया गया हो, इसे हम डायरेक्टली यूट्रस या फिर वजाइना में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, तो इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये आपका कुछ मेथड है जिससे कि क्या हो सकते हैं, इनफर्टाइल कपल कैन हैव चिल्ड्रंस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, question number 10. What are the measures one has to take to prevent from contracting STDs? Sexually transmitted diseases से बचने के लिए क्या-क्या यहाँ पे प्रिवेंटिव मेथड्स हो सकते हैं, इसकी बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड पर्सन से और हेल्दी पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या इंजेक्शन नीडल्स जो होते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट्स की, निडल की क्या होनी चाहिए, शेयरिंग अवॉइड होनी चाहिए। साथ ही साथ अवॉइड
हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि एसटीडी की चांसेस जो होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिवेंट होगी। साथ ही साथ ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग इंटरकोर्स। लास्ट अगर देखा जाए तो अगर किसी भी पर्सन को कोई डाउट होती है कि कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। तो ये सारे मेथड से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट किया जा सकता है एसटीडी होने से। ठीक है, एसटीडी स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और फॉल्स विद एक्सपेक्ट। आपको एक्सपेक्ट बताना है सही है या फिर गलत है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन, क्वेश्चंस कुड प्रोसेस में नेचुरली स्पॉन्टेनियसली हो सकती है। कि आपका क्या है, क्या हो जाएगा आपका, ऐसा नेचुरली होना पॉसिबल। क्वेश्चन, fertility is defined as the inability to produce a viable offspring and is always due to abnormalities or defects in partner। इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है ability to a viable offspring, हमेशा सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की वजह से, नॉर्मलिटी की वजह से ऑकर होता है। गलत है, ट्रू है या फॉल्स है आपका। क्योंकि जो डिफेक्ट है या जो एबनॉर्मलिटी है, ये मेल एंड फीमेल दोनों की, जरूरी नहीं है मेल में ही हो, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेल में ही हो। फर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में ही हो। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बिल्कुल सही बात है। लैक्टेशन की प्रोसेस जो है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो मेथड है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ अंत तक ही क्या है, सही है। उसके बाद फिर इसके बहुत कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू है। Creating awareness about sex-related aspects in an effective method to improve productive health of the female। The awareness related to sex-related aspects effective manner method हो सकता है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं, या जो जितने भी लोग हैं उन्हें रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी रहेगी, हम अवेयर रहेंगे, तो क्यों नहीं हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका, यानी कि आपका पहला क्वेश्चन है वो ई जो है फॉल्स था, ई जो है आपका ट्रू है, और डी जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और इसमें करेक्शन करना है। अब यहाँ पे पहला है, सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन। तो वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी जो प्रोसेस थी, सर्जिकल मेथड्स थे कॉन्ट्रासेप्टिव, ये मेथड गैमेट फॉर्मेशन होने से, गैमेट की फॉर्मेशन रोकते हैं, ऐसा होता है क्या, ये प्रिवेंट करेंगे गैमेट फॉर्मेशन? ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो सर्जिकल मेथड है, ये सिर्फ गैमेट के को क्या कर देंगे, कर देंगे, गैमेट के फ्लो को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे प्रिवेंट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे गैमेट के फॉर्मेशन को ही ना होने देना, ये गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट मेथड एक्शन
ये यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट। ऑल ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी एसटीडीज आर कंप्लीटली क्योर। भी एसटीडीज है सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाले डिजीजेस हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि कंप्लीटली ये क्योरेबल होती हैं। ऐसा मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल? देखिए, जब एसटीडी की बात करी जाए, ये क्योरेबल हो सकते हैं जब डिटेक्शन अर्ली हो। पहले हम इसके बारे में पता कर लें। अर्ली डिटेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? क्योरेबल। But still, there is some STDs that don't have, right now we don't have any cure for it. Like kids and किड्स के लिए हमारे पास कोई क्योर नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि जितनी भी एसटीडीज है सारी की सारी क्योर हो सकती हैं। ऐसी एसटीडी क्योर नहीं करा जा सकता। आगे मेरे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी। ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड वीमेन ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, ये क्या बताया जा रहा है, वहां पर जो सेप्टिव ओरल पिल एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जाता है, तो वो मेथड बहुत भी पॉपुलर है नहीं। हमें सारी चीजें सही है, बस रूरल की जगह क्या हो जाएगा, जगह आप क्या लिख दोगे, अर्बन। यानी कि ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स अमंग दी अर्बन वुमेन। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये इस चैप्टर का, टीटी टेक्निक्स यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। मीन्स एम्ब्रियो मीन्स ट्रांसफर बताया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स embryos are always transferred into the uterus। इसी टेक्निक में जो एम्ब्रियो है हमेशा यूट्रस में ही ट्रांसफर किए जाते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल। ये स्टेटमेंट गलत है और इसको करेक्ट कर देखिए। तरीका होता है जब बाहर बॉडी से बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा दिया गया, वहाँ पे जो एम्ब्रियो है अगर इस ब्लास्टोमियर्स एज है, तब तो हम इसे फैलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर करेंगे। अब इसे क्या करा जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, यहाँ पे ब्लास्टोमियर अगर मोर देन 8 हो, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, में ट्रांसफर जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें किया जाएगा और यहाँ फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो टेक्निक है उसमें एम्ब्रियो को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में। फैलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स कितने हैं एम्ब्रियो में। ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो